हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का फिजिक्स मंत्रा में स्वागत है। माई सेल्फ जयेश चौहान, फिजिक्स फैकल्टी। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था पोटेंशियल, है ना। और पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने लगभग ख़त्म कर लिया, लगभग मान लो 95%। बस उसका जो 5% है ना, उसके अप्लीकेशंस, ठीक है। अब जैसे आपको एक रिवीजन के तौर पर बता दे रहे हैं, हमारे पास बाकी जो टॉपिक है पोटेंशियल के, उसमें जो एप्लीकेशन है पोटेंशियल की हेल्प से डेरिवेशन जो बन रहे हैं, उनमें हमें इस फार्मूले का यूज़ करना, इक्वल टू माइनस का dv/dr। ये फार्मूला हमारा बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो जो बच्चे इस लेक्चर में नए हैं और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करना चाहते हैं, उनको सजेशन है कि आप इससे पहले के 2 लेक्चर को अच्छे से कवर करके यहाँ पे आइएगा, ठीक है। जो कि पोटेंशियल इकलौता, ये ऐसा नहीं कि अकेला सिंगल टॉपिक है, इससे रिलेटेड कैपेसिटर आपको पहले से बता दें। कैपेसिटर जो होता है फार्मूला C=Q/V, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसका फार्मूला C=Q/V होता है। तो आपको हमेशा इस V का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। V इज़ द पोटेंशियल। और पोटेंशियल कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर पा रहे, मतलब कि कैपेसिटर का जो टॉपिक है ना, कंप्लीट एक तरीके से आपका अधूरा रह जाएगा। तो ये अपने आप में टॉपिक तो है, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक का कह सकते हैं कि ये फादर कह सकते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब इसके बिना उस टॉपिक को पढ़ पाना असंभव है। अगर आप पोटेंशियल नहीं पढ़े तो कैपेसिटेंस आप मान चलो भूल लो, ठीक है। तो हमें जो है ना यहाँ पर अभी इस फार्मूले की हेल्प से कुछ डेरिवेशन, ठीक है। उससे पहले हमारे पास एक टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ फील्ड एंड पोटेंशियल बाय ग्राफ, मतलब ग्राफ की हेल्प से। ग्राफिकल भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, और अगर कॉन्सेप्ट आपको पहले से नहीं पता है तो गारंटेड आप मान चलो कि बिल्कुल बेसिक सा कैलकुलेशन होगा। अगर आप वो कैलकुलेशन मिस कर जाओ, गारंटेड फिर आपका 4 नंबर जो मिलना तो नहीं मिल पाएगा। और हर एक क्वेश्चन का जो नंबर है जो आपको मिल रहा हर क्वेश्चन के बेसिस पे, उससे आपके रैंक मान के चलो कि लाखों बच्चों को पीछे कर सकते हैं। तो ऐसा सिंगल टॉपिक भी हमें मिस नहीं करना जिससे हमारा जो रैंक है ना वो बूस्ट होने से, मतलब कि जो रैंक हमारी जो अचानक से 4 लाख बच्चों को, 5 लाख बच्चों को पीछे कर सकती है। तो उसके लिए फिर बाद में क्या ना, पछतावा करने से कोई मतलब होता नहीं है ना। वो बहुत पुरानी कहावत हो गई है ना कि पछताने सब क्या होगा जब चिड़िया खेत चुग गई, है ना। तो वो सब चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं। बट कहीं ना कहीं मतलब किसी ने सोच करके ही लिखा होगा। तो कुल मिलाकर कहने मतलब कि हम कोई एक सिंगल टॉपिक भी मिस नहीं करना चाहते हैं, जिससे हमारा नीट हो चाहे जेई हो, और उसके न्यूमेरिकल हमारे जो है ना एक छोटे से टॉपिक के भी ना हो पाए। मतलब समझ मेरी बात? आपने बड़े लेवल की तो बात कर ली, लेकिन आपने ये कॉन्सेप्ट मिस कर दिया। ग्राफ आपने पढ़ा तो होगा कई बार, काइनेमेटिक्स में ग्राफ पढ़ा होगा, लेकिन आपने फील्ड और पोटेंशियल का जो कैलकुलेशन, इसके लिए तुमने ग्राफ पढ़ा ही नहीं है। तो अचानक से फिर वहाँ पर आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तो रिजल्ट ये निकलेगा 4 नंबर आप इसके जो पाने थे वो आपके रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि पोटेंशियल और ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, इनके बीच हमने ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ की शक्ल कुछ भी हो सकती है। हमने अभी यहाँ पर कोई ग्राफ प्लॉट नहीं किया, हमने क्या इस डायरेक्शन में, इस एक्सिस में डिस्टेंस मान लिया और इस एक्सिस में क्या माना, पोटेंशियल। अब ग्राफ की शक्ल कुछ भी हो सकती है, तो हम एक सिंपल सा जो अच्छे से आपको समझ में आ सकता है, तो हमने ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब इस ग्राफ में देखो, ग्राफ का मतलब 2 चीज़ें हैं। ग्राफ कहीं पर भी होगा, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें समझना है। एक तो ग्राफ के थ्रू आपको पढ़ना होगा इसका स्लोप, ठीक है, और दूसरा इस ग्राफ से पढ़ना होगा आपको इसका एरिया। ग्राफ किसी भी चैप्टर का कहीं कभी, पूरे फिजिक्स की बात करें, सिंगल ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इसी चैप्टर की या इसी टॉपिक की बात हम कर रहे हैं, पूरे फिजिक्स में ग्राफ वर्ड कहीं पर भी होगा, उसमें केवल 2 चीज़ें होती हैं, या तो ग्राफ का आप स्लोप देखेंगे या तो आप उसका एरिया, ठीक है। चलो वापस आते हैं। तो हमें सबसे पहले इसका स्लोप चेक करना है कि इसका स्लोप देगा क्या, ग्राफ का स्लोप क्या देगा। अगर आपको याद हो तो आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा होगा, पोजीशन टाइम पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन टाइम पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप सबको पता होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या देता है, वो वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा भाई, एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो
यहाँ पर भी चेक करना है कि भाई इसका स्लोप देगा क्या, है ना। चलो चेक किया जाए। तो एक छोटा सा सेगमेंट आप यहाँ पे चूज करो, एक छोटा सा सेगमेंट है ना, एक छोटा सेगमेंट है, और ये जो है ना ऐसे, इस सेगमेंट में जो ये वाला बनेगा ना, इसको हम स्लोप कहेंगे। स्लोप मतलब थीटा, है ना। और ये जो है ना बहुत बहुत कम है, ये जो ये बेस आप देख रहे हैं इस थीटा के लिए बहुत कम है, तो आप इसको क्या मान लो भाई, इसको आप मान लो डी आर, ठीक है। और ये वाली साइड किस में है, पोटेंशियल एक्सिस में, तो बहुत कम चेंज है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, डी बी। अब इस ग्राफ का स्लोप आप देखोगे ना, स्लोप मतलब होता है हिंदी में भाई टेन थीटा, है ना। तो आप इसको टेन थीटा लिख लो, टेन थीटा बोलो कितना, डी वी बाई में डी आर। टेन थीटा क्या होगा, डी वी अपॉन डी आर। ये वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल का पोजीशन के साथ मतलब पोटेंशियल का जो चेंज होने का रेट है वो क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है ये फार्मूला बता भी रहा सामने। माइनस डी वी अपॉन डी आर मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। अब ये बताओ, डी वी अपॉन डी आर निगेटिव टाइम्स ऑफ फील्ड अगर हम कंपेयर करें वहाँ से, तो माइनस का ई टाइम्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। अब डी वी अपॉन डी आर है क्या चीज़, इस ग्राफ का स्लोप है, तो आप क्या लिख सकते हैं बताओ, आप डी वी अपॉन डी आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं भाई, स्लोप, मतलब टेन थीटा, ठीक है। तो अब आज के बाद आप ये कहना है कि जो इस ग्राफ का स्लोप होगा हमारा वो निगेटिव टाइम्स ऑफ फील्ड के बराबर होगा, निगेटिव टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, निगेटिव टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इस चीज़ को याद कर लो कि जो पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ होता है इसका स्लोप क्या देगा हमें भाई, निगेटिव टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लो यहाँ पे। जैसे मान लो हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ दे दिया, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ दे दिया, ये पोटेंशियल एक्सिस और ये हमारे पास पोजीशन एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं। जैसे मान लें हमारे पास पॉइंट है कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, इसको हमने R1 मान लिया, ठीक है, और ये पॉइंट हमने मान लिया R2 पर है, ऐसे ये पॉइंट R3, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हम मान सकते हैं। कुल मिला के तरीका पकड़ो आप, ठीक है। अब हमसे पूछा कि देखो R1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है ना ये वाला, यहाँ से यहाँ तक कैसा है, कांस्टेंट है। ये जो पॉइंट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, और थीटा हमारा क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो आप चाहो तो इसका अलग अलग रीड कर सकते हो, ये R1, R2, R3, ये R4 मान लो, और ये हमारा R5 है। 0 से R2 तक आप इसको ऐसे समझो, 0 से R2 तक स्लोप कैसा है बताना, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। अब स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ स्लोप, ठीक है। तो फील्ड कैसा होगा भाई, स्लोप पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव ओवरऑल। फील्ड कैसा होगा भाई हमारा, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। फील्ड नेगेटिव किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, नेगेटिव चीज़ को इंडिकेट करेगा कि अगर हम दाईं तरफ चल रहे हैं ना तो फील्ड हमको कहाँ पर मिल रही है, बाईं तरफ। और उसका एक लॉजिक भी है, लॉजिक क्या है कि माइनस साइन यहाँ पर क्या बताता था, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, है ना। तो पोटेंशियल क्या भाई यहाँ पर बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ने का मतलब फील्ड के डायरेक्शन के हम अपोजिट चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं दाईं तरफ, बट फील्ड कहाँ पर लग रही है भाई, बाईं तरफ। तो फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब कि राइट हैंड साइड में चलने पर जो ये R1 R2 आपने माने प्लस, तो फील्ड कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ में आई बात, फील्ड नेगेटिव एंड कांस्टेंट। अब R2 से R4 की बात की जाए, R2 से R4, ठीक है। स्लोप कैसा भाई चेक करना, स्लोप कैसा हमारा 0 है। अब स्लोप अगर 0 है मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब इस ग्राफ को भी आप देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट कब रह सकता है,
जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि पोटेंशियल को वेरी करवाने वाला कौन होगा, वेरी करने वाला कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना यहाँ पे भाई, जीरो, बिकॉज पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट है। समझ में आ रही बात। तो कुल मिला के यहाँ पर फील्ड कितना लिख लिया जाए, जीरो। ठीक है, आप इसके बाद का जो पॉइंट है ना, R4 से R5 चेक करोगे, R4 से R5, यहाँ पे देखना कि स्लोप हमारा क्या बन रहा, स्लोप चेक करना आता ना, इस साइड से आप चेक करो कितना, थीटा हमारा 90 डिग्री से अधिक है। स्लोप अगर 90 से अधिक है मतलब स्लोप कैसा हो गया, निगेटिव। और स्लोप अगर निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा भैया, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख लो स्लोप निगेटिव, और साथ में कैसा है, कांस्टेंट, निगेटिव एंड कांस्टेंट, है ना, निगेटिव एंड कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। मतलब क्या निकला कि पोटेंशियल बढ़ा तो हम फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं। पोटेंशियल कांस्टेंट मतलब फील्ड कितना हो गया, जीरो। फिर पोटेंशियल घटा मतलब क्या हुआ कि हम फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो फील्ड कैसा बन गया, पॉजिटिव मतलब कि हम अब फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब आप इसका ग्राफ अगर बनाना चाहो फील्ड और डिस्टेंस के बीच का, तो आप इन तीनों पॉइंट का जो ग्राफ है ना, आप यहाँ पर ही बना लेना। ठीक है, ग्राफ कैसा होगा भाई, ये मान लो फील्ड एक्सिस है हमारी, और ये है डिस्टेंस एक्सिस। 0 से R2 तक फील्ड कैसा है, नेगेटिव, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, एंड कांस्टेंट, तो ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट हमारा 0, और एक क्या है भाई, R2, है ना। फिर इसके बाद R2 से R4 तक कोई ग्राफ में मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि यहाँ पर खाली मैदान होगा, मतलब फील्ड यहाँ पर कितनी मानी जाएगी, 0। फिर आप आगे बढ़ोगे तो जो ग्राफ है हमारा, अब वो कहाँ से चलेगा भाई, प्लस से ऐसे। तो आपसे कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि इस गिवन पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ का फील्ड डिस्टेंस ग्राफ बनाइए। जैसा आपने पहले पोजीशन टाइम ग्राफ से वीटी ग्राफ बनाया, फिर एटी ग्राफ बनाया था, तो यहाँ पर भी आपसे ऐसे पूछ सकता है कि इस वी आर ग्राफ का तुम्हें ई आर ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो ग्राफ से ग्राफ खींचना, ऐसे चेक कर लो, ये निगेटिव निगेटिव, 0 0, ये पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव है, और कुछ भी शक्ल दे देगा तो आप ग्राफ खींच सकते हो। ठीक है, कुल मिला के ये टॉपिक भी आपका कवर हो गया। इसमें क्वेश्चन और करवा दें डाटा लेकर के। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए, इसको नोट कर लिया होगा। अब देखो, जैसे मान लो आपसे कभी ग्राफ के द्वारा क्वेश्चन पूछेगा, तो वैसा तो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। मान लो क्वेश्चन आपको दे रहा और आप इसका आंसर बताना। ठीक है, ऐसे मान लो पोटेंशियल एक्सेस, और ये हमारे पास डिस्टेंस एक्सेस है। ठीक है, पोजीशन एक्सेस, और ग्राफ की शक्ल मान लो कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे आप पोटेंशियल को नीचे भी ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा मान लो है 2 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये सेंटीमीटर में, जो भी आर हमारा गिवन है ये साइड में लिख दे रहे हैं, किस में है, सेंटीमीटर में, है ना। ये है 2, और ये पॉइंट हमारा करेस्पॉन्ड कर रहा है मान लो 4 पर, है ना। और ये मान लो हमारा पॉइंट है 6, और ये पॉइंट है 8। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल, जो ये वाला पॉइंट है, ये करेस्पॉन्ड कर रहा है मान लो -4 वोल्ट। ठीक है, माइनस का। अब डाटा कुछ भी ले लो, देखो डाटा में कुछ भी नहीं रखा है, आप कॉमन करें इसको, -4 की जगह पर -8 ले लेना। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा करेस्पॉन्ड कर रहा, अब जो भी डाटा आपके मन में हो, माइंड में हो, वह डाटा आप ले सकते हो।
ये मान लो हमारा क्या है, प्लस का 4 मान लेते हैं, ठीक है, चलो प्लस का 4 वोल्ट, ठीक है। तो हमें ये बताना है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। अब इससे छोटा क्वेश्चन की उम्मीद क्या कर सकते हो आप। सामने सारा कैलकुलेशन देखो तुम्हारे लिखा हुआ है, tan थीटा इसका निकाल लो। चलो कैलकुलेट कर लिया होगा तो आप आंसर मैच करना भाई। देखो 0 से 4 तक, अब कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट किया जाए। 0 से 4 तक स्लोप कैसा हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। स्लोप कितना देखो चेक करो, स्लोप कांस्टेंट है। और tan थीटा मतलब कि दिस साइड बाय दिस साइड, आप दिस बाय दिस भी लिख सकते हैं। जितना ये और ये आएगा उतना ये और ये आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप मतलब tan थीटा बराबर कितना भाई, 4/4 मतलब कितना 1। और जो स्लोप यहाँ पर आएगा ना वो फील्ड के नेगेटिव साइन के बराबर होगा, मतलब नेगेटिव टाइम्स ऑफ स्लोप मतलब -1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, -1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब 4 से 6 तक की बात की जाए तो 4 से 6 तक में अगर आप ये भी कैलकुलेट करना चाहो, जैसे यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट हमारा 5 सेंटीमीटर पे दिया होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तुमसे कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन क्या लिखते हैं भाई, tan थीटा, ठीक है, कितना आता है देखो ये वाला। अब इधर का भी आप देखो, ये जो ग्राफ है ना यहाँ से यहाँ तक का, इसका स्लोप कैसा है, हालांकि 4 से लेके 8 तक, 4 से लेके 8 तक पूरा स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर तक, ठीक है। स्लोप कैसा बताना, स्लोप है हमारा नेगेटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो निकाल लो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, इक्वल टू माइनस का स्लोप, ठीक है, -tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा बताओ, चाहे यहाँ से कैलकुलेट कर लो चाहे यहाँ से कैलकुलेट कर लो, सेम आएगा, ठीक है। तो बताना tan थीटा कितना, ये बनेगा हमारा कितना, -4, बट ये जो गैप है ना कितना देखो, ये गैप कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा बताना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब क्या निकला कि जो ग्राफ हमारा यहाँ से यहाँ तक का, इस ग्राफ का स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हमें डाटा ना भी दें, वैसे इस डाटा को देने के यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, और ना भी दिया डाटा तब भी आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 0 जो 4 से लेके 8 तक का जो हमारा ये स्लोप होगा ना कांस्टेंट होगा, मतलब कि ये जो वैल्यू ना 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। और वैसे ही आप इसको लॉजिकली ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 4 है ना, 4 पर वोल्टेज क्या है, प्लस का 4 है, और अगले 2 सेंटीमीटर में क्या हो गया, ये 0 हो गया। मतलब पहले तो बढ़ा फिर उसके बाद घटा, घटने की रेट कैसा है देखो, 0 से 4 में 0 से 4 तक बढ़ गया है, 0 से 4 तक में कितना बढ़ गया 4, और 4 से 6 के बीच में क्या है, ये फिर से 0 हो गया, फिर 0 होने के बाद क्या हो गया, नेगेटिव। समझ में आ रही बात, मतलब हम अब फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं, और फील्ड क्या है 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब हर एक सेंटीमीटर फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल 2 वोल्ट कम होता जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक चलो, कितना चल गए भाई 2, और किस रेट से वोल्टेज घट रहा, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर चलने पर वोल्टेज कितना खर्च हो जाएगा, 4 वोल्ट। कितना पाए थे 4 वोल्ट, और यही 4 वोल्ट अगले 2 सेंटीमीटर में खर्च हो गया, ठीक है। अब इससे आगे जा रहे हो तो वोल्टेज किस में आ जाएगा हमारा, माइनस में। अब 0 के बाद का वैल्यू क्या बन जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ रही बात। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता आपसे, ठीक है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आप नोट कर लो,
अब इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए हम और भी बना सकते हैं, तो फालतू टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। अब इसमें कुछ डेरिवेशन है, इस लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो पहला डेरिवेशन तो पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, पहला डेरिवेशन हमारा पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज सेल मतलब हॉलो स्फीयर। तो इसका डेरिवेशन देखो बहुत अच्छे से समझना। ऐसे देखो बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आएगा, लेकिन नेट है, आपका जेई है, कंपटीशन है, तो वहाँ पर डेरिवेशन का कोई खास मतलब नहीं होता। लेकिन अब ये भी नहीं कि बिना डेरिवेशन के आप टॉपिक को अच्छे से फील ला सकते हैं, कवर कर, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अब पढ़ने के लिए हम सिंपल क्या पढ़ लेंगे भाई, सेंटर से लेकर सरफेस तक फील्ड 0 होती है, देयरफॉर पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। क्योंकि पोटेंशियल को चेंज करने की जिम्मेदारी कौन उठा रखा है, फील्ड। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेल है, इस सेल के ऊपर कुछ चार्ज दे दिया जाए तो इसके सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो पोटेंशियल होता है कितना होता है बताना, 0। तो फील्ड क्या होती है, 0। तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो उसको रटना कहते हैं। अब हमें इसका डेरिवेशन करना है। जैसे हमने मान लिया कि इसके सरफेस पे चार्ज कितना है भाई, Q है, ठीक है, रेडियस R है, और आप हमेशा 3 पॉइंट चूज करना, एक पॉइंट तो सेल के भीतर, एक सरफेस और एक को बाहर कहीं मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पर कहीं। ये पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का नाम C है। पॉइंट ए हमारा जो है ना सेल के अंदर, मतलब कि जो डिस्टेंस होगी सेंटर से इस पॉइंट ए की, ये रेडियस से कम होगी, मतलब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। और ये जो पॉइंट है ना हमारा B वाला सरफेस पर है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल R। और ये पॉइंट हमारा C सरफेस से बाहर निकल गया, तो जो डिस्टेंस होगी सेंटर से पॉइंट की रेडियस से ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही आपने कुछ फील्ड ड्यू टू दिस केस किया था, और उसमें सेंटर से यहाँ तक की फील्ड क्या निकल के आई थी, 0। इस पॉइंट की फील्ड 0 आई थी, और फील्ड यहाँ से लेके यहाँ तक की 0 ही थी। पहली बार फील्ड आपको मिली कहाँ से थी, वो सरफेस से, और कहाँ तक मिलते गए थे, इन्फाइनाइट तक, ठीक है। तो फील्ड की बात होगी, उसमें हमने अप्लाई किया था गॉस का नियम। अब ये बताना पोटेंशियल की वापस डेफिनेशन क्या थी। डेफिनेशन ये थी कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल मतलब उस पॉइंट तक में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फाइनाइट से लाना होगा, और लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। समझ में आ रही बात। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करने का मतलब हमें क्या करना होगा, इन्फाइनाइट पे जाना, और इन्फाइनाइट से कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना होगा। उसको लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा उस पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल आएगा। तो हमें क्या करना है, इस C पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हमें कहाँ पे जाना होगा, सबसे पहले इन्फाइनाइट पे। कहाँ जाना होगा, इन्फाइनाइट। रीज़न कि इन्फाइनाइट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 रेफरेंस पॉइंट है वो, उसके रिस्पेक्ट में अब किसी पॉइंट का भी पोटेंशियल उन दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल उसके बराबर होगा। तो सबसे पहले तुम्हें कहाँ पे जाना है, इन्फाइनाइट पे। और इन्फाइनाइट पर जैसे मान लो चले गए, ठीक है, इन्फाइनाइट पर आप चले गए, चलो ठीक है। मान लो ये पॉइंट तुम्हारा है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ऐसे प्लस क्यू चार्ज ना, बाहर की ओर फील्ड कितना होगी, E इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन देखो। अब जो इधर के डेरिवेशन है, इन डेरिवेशन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉलेज, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद फिर तुम्हें कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट करना आ जाएगा। मतलब सीक्वेंस क्या है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें किसकी हेल्प लेनी है, फील्ड की। और पोटेंशियल निकल आया तो फाइनली उसको हम कहाँ पे रखेंगे, कैपेसिटेंस में। तो एक कह सकते हैं कि चेन से बन गई कि पहले फील्ड का कैलकुलेशन सीखा इस केस का, फिर आज के टाइम में इसी केस का हम क्या ढूंढ रहे हैं, पोटेंशियल। फिर आगे चल के इसी केस का आप ढूंढेंगे कैपेसिटेंस, फिर आप इसी केस का ढूंढेंगे एनर्जी स्टोर्ड बाय द दिस केस। तो मतलब ये वही रहेगा, स्पेयर ही रहेगा। कभी इससे फील्ड पूछेगी, कभी इससे पोटेंशियल, कभी इससे कैपेसिटेंस पूछी जाएगी, और आगे चल के इससे पूछा जाएगा कि भाई इसमें इसने कितना एनर्जी स्टोर कर रखी है। और सबका सीक्वेंस बिल्कुल सिमिलर होगा, मतलब कि पहले फील्ड, फिर पोटेंशियल, फिर कैपेसिटेंस, फिर उसके बाद जो है एनर्जी। सीक्वेंस है, ठीक है। चलो बताना
ई का वैल्यू कितना भाई, ई का वैल्यू के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो फार्मूला है इक्वल टू माइनस का डी अपॉन डी आर, हमें इसकी हेल्प से ही पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो बताना डी इक्वल टू क्या लिखें भाई, माइनस का इंटू डी आर, माइनस का इंटू डी आर, मतलब इसका हम क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन। अब इनिशियल पॉइंट हम कहाँ पर मान ले, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है सी पॉइंट का, तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, इन्फानाइट। तो चलो हम इन्फानाइट पर थे, तो वहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, वी इन्फानाइट मान लेते हैं, बाद में इसको जीरो लिख लेंगे। और सी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना, तो हमने इसका पोटेंशियल मान लिया वी सी। ठीक है, अब इस ई में जो वेरिएबल है स्मॉल आर वेरी कर रहा, तो आप एक काम करो, थोड़ा सा इस लाइन को और आगे बढ़ा लो, माइनस साइन के क्यू बाई में आर स्क्वायर जो है ना, इसको आप ऐसे लिख लो 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। क्योंकि क्यू तो कांस्टेंट है ना इसका, तो मैं इंटीग्रेट किसको करना है, स्मॉल आर को। इनिशियल पॉइंट कहाँ हमारा, इनफाइनाइट। फाइनल पॉइंट हमारा सी जो है ना, वो कहाँ पर है, आर दूरी पर। तो डी वी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा, अपर लिमिट दैट इज़ वी सी, लोअर लिमिट दैट इज़ वी इनफाइनाइट, माइनस अब 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, माइनस का 1/r, आप चाहो तो इसको बेसिक जाके करना, r की पावर +2 है नीचे, इसको ऊपर ले जाओ, -2 +1 बाई -2 +1, फाइनली क्या बन जाएगा, माइनस का 1/r। ठीक है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, x की पावर इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, n+1/n+1, तो ऐसे आप इसको करना, तो बन जाएगा हमारा माइनस का 1/r। वी इनफाइनाइट कितना, 0। वी सी एक ही पोटेंशियल है, तो सी चलो लिख लेते हैं, वी सी लिख लेते हैं। सी का पोटेंशियल माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, प्लस का के क्यू बाई आर, प्लस का के क्यू बाई आर, ये सी का पोटेंशियल। अब बताओ, अगर तुम्हें बी का पोटेंशियल चाहिए सरफेस का, तो उसमें क्या करना है, स्मॉल आर को रिप्लेस कर लो कैपिटल आर से। ठीक है, तो बी का पोटेंशियल डायरेक्ट लिख लो, पोटेंशियल एट बी दैट इज के क्यू बाई कैपिटल आर, जो कि स्मॉल आर बराबर क्या बन गया हमारा, कैपिटल आर। ये बी पॉइंट मतलब सरफेस का पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब बताना अंदर के लिए, अंदर का पोटेंशियल कैसे ढूंढा जाए। हमें वैसे भी हमारे पास कैलकुलेशन डिफरेंस का होता है, पोटेंशियल का कैलकुलेशन नहीं होता, किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इनिशियल पॉइंट अब हम क्या मान लें, बी, और फाइनल पॉइंट मान लेते हैं ए। इसको ढूंढने के लिए आप पहले कहाँ गए, इनफाइनाइट। अब ये वाला ढूंढना है तो हम इनफाइनाइट पे नहीं जाएंगे, हम कहाँ पे जाएंगे, बी पर। ठीक है, फिर से देखो फार्मूला अप्लाई करना तुम्हें, डी वी इक्वल टू माइनस का ई इंटू डी आर। ठीक है, माइनस का इंटू डी आर। अब ये सरफेस के अंदर वाले पॉइंट की बात हो रही है, एट पॉइंट ए, मतलब इनसाइड द सरफेस। तो बताना, ये बात तो हमें पहले से पता है कि सेल के अंदर फील्ड हमेशा कितना होगी, 0। तो इसको पहले 0 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर आप 0 लिखो, जो भी मल्टीप्लाई होगा सारा क्या हो जाएगा, 0। मतलब डी वी बराबर कितना हो गया, ओवरऑल 0। और बताना बी का पोटेंशियल, और फाइनल पॉइंट हमारा सी है। तो फाइनली इसको हम क्या लिख लें, बताना, वी सी माइनस वी बी बराबर कितना, 0। मतलब ये निकला जितना पोटेंशियल सी का, ए और बी लिखे गए ना, तो बी और ये ए, जितना पोटेंशियल ए का होगा उतना ही पोटेंशियल किसका होगा, बी का। मतलब यहाँ पर इस चीज़ को लिख लेना कि सेंटर टू सरफेस, फ्रॉम सेंटर टू सरफेस फील्ड इज 0, देयरफॉर पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। अब नेट में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है, ठीक है, उसके सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो सेंटर से, अच्छा इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर दे रखा था, कैपिटल आर मतलब कि रेडियस हो गई, 10 वोल्ट इसके सरफेस का था। तो हमसे पूछा कि रेडियस, जो पॉइंट हमारा रेडियस के आधे डिस्टेंस पर है, वहाँ का पोटेंशियल कितना होगा।
तो बच्चे को लगता है कि साइज जो है ना, देखो डिस्टेंस अगर आर है तो पोटेंशियल कितना हो गया 10, और डिस्टेंस आधी कर दिया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, शायद दोगुना हो जाएगा। ठीक है, जबकि आंसर क्या रहेगा, सरफेस से लेके सेंटर के बीच में कोई भी पॉइंट लोगे, सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या माना जाएगा, सेम। इस चीज़ को नोट कर लो। अब इसका ग्राफ कैसा बना होगा, सोचो ग्राफ कैसा बना होगा भाई, सेंटर से लेके सरफेस तक। अब कई बार देखो ग्राफ भी पूछ लेता है नीट में ऐसे, ये एक सेल हमारे पास, उस सेल के द्वारा जो पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल का आर के रिस्पेक्ट में ग्राफ या वेरिएशन कैसा होगा। तो सेंटर से लेके सरफेस तक का पोटेंशियल कैसा, प्लस का है और ये कांस्टेंट है। अगर इस चार्ज प्लस का है तो प्लस का पोटेंशियल एंड कांस्टेंट, फिर इसके बाद क्या पोटेंशियल ऐसे ये घटेगा और घटते घटते जीरो कहाँ पर होगा भाई, इनफाइनाइट पे, ये वाला केस। ठीक है, तो ये पोटेंशियल हमारा कितना रहा, के क्यू बाई कैपिटल आर, और इधर का जो पोटेंशियल वेरी कर रहा, ये वी रेसिप्रोकल ऑफ आर। ये पूरा छाप जल्दी से। चलिए इसको नोट कर लिया होगा। अब अगला डेरिवेशन देखो थोड़ा टफ है, बाकी ऐसा नहीं कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। वैसे डेरिवेशन देखो हम करवाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जेई के बच्चों को कई बार होता ना, जैसे एक को डेरिवेशन आपको करवाया जाता है, फील्ड ड्यू टू डिस्क एंड पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, है ना। अब उसका केवल आंसर आप याद कर लो तो काम चल भी सकता, नहीं भी चल सकता, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन आया था ना, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया था। ठीक है, अब अगर मान लो डेरिवेशन नहीं आता है और फार्मूला भी आपको नहीं आता, फिर अल्टीमेट आपको क्या करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको तरीका पता है तो गारंटीड आपको उसका रिजल्ट भी याद हो जाएगा। रीज़न कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि भाई देखो मुझे रिजल्ट याद हो ना हो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मुझे पता है, तो ऑटोमेटिक उसका फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ फार्मूला बेसिस पे रटोगे, जैसे अदर सब्जेक्ट हैं, बायो है या फिर अदर सब्जेक्ट कोई होता है, इसमें चीज़ें रटने वाली कुछ होती हैं, तो वैसे अगर आप इसको रट लोगे ना तो फिर होगा क्या कि आप इसको गारंटीड भूल जाओगे। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास मान लो कि एक स्फीयर है, अगला डेरिवेशन हेडिंग यहाँ पे आप डाल लीजिएगा। एक मान लो चार्ज स्फीयर है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है ये, इसके अंदर चार्ज सेंटर से लेके सरफेस तक ऐसे फैला हुआ। ठीक है, सेंटर से लेके सरफेस तक ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और फिर से तुम्हें 3 पॉइंट लेने हैं, एक पॉइंट सरफेस के अंदर, एक सरफेस पर और एक सरफेस के बाहर। और पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है तो आपको सबसे पहले फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर फील्ड का नॉलेज नहीं है तो गारंटीड आप पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसे मान लो हमारे पास ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ये मोर देन कैपिटल आर, 3 पॉइंट है। ठीक है, तो वैसे तो देखो चार्ज अगर यहाँ पर हमने प्लस क्यू मान लिया है, तो जो फील्ड का वेरिएशन होता है ड्यू टू सेल और ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, सरफेस से बाहर का जो वेरिएशन होता है फील्ड का, दोनों के लिए सिमिलर होता है। फिर भी डेरिवेशन एक मिनट फिर से इसका कर लो आप, सी के लिए देखो, सी पर जो फील्ड होगी ऐसे बाहर की ओर, इसका वैल्यू कितना होगा भाई, इसका वैल्यू जैसे पहले निकाला था के क्यू बाई आर स्क्वायर, अब ये कैलकुलेट हम पहले करवा चुके हैं। ठीक है, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो वही फिर से फार्मूला क्या भाई, एट पॉइंट सी पर हम फील्ड देख रहे हैं, तो फार्मूला में यूज़ करना है इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर, मतलब डी वी इक्वल टू क्या लिखा जाए, माइनस का इन टू डी आर, और ई का जो वैल्यू है ना आज भी हमारे पास क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो 1 बाई आर स्क्वायर और इंटू डी आर, और इसका इंटीग्रेशन किया जाए। अब सी का पोटेंशियल कैलकुलेट करना, तो तुम्हें सबसे पहले एक ऐसे पॉइंट पर जाना पड़ेगा जहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 0। किसी पॉइंट का पोटेंशियल मतलब आपको कहाँ से बैठ के देखना होगा इसको, इनफाइनाइट से, चूँकि इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना माना जाता है, 0। तो इनिशियल पॉइंट हमारा इनफाइनाइट है, फाइनल पॉइंट हमारा सेंटर से आर दूरी पर है, और ये जो है ना इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 और सी का पोटेंशियल मान लो VC। फिर से आप देखो इसका आंसर वही तो आएगा, पोटेंशियल एट सी दैट इज
के क्यू बाई आर, वही आएगा आंसर, ठीक है। और सरफेस के लिए बात की जाए तो फिर आप सरफेस में जो स्मॉल आर है उसको कैपिटल आर के बराबर कर लो, ठीक है। पोटेंशियल एट बी मतलब सरफेस का ये बन जाएगा हमारा के क्यू बाई कैपिटल आर। यहाँ तक कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन दिक्कत क्या ना, जब हम पॉइंट ए का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो आज की डेट में यहाँ पर फील्ड ज़ीरो नहीं है। अब इसको अलग इंटीग्रेट करना होगा। अभी इसका जो फील्ड का वेरिएशन था वो के क्यू बाई आर स्क्वायर सरफेस के बाहर का होता है। सरफेस के अंदर जो फील्ड का वेरिएशन होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर जैसा नहीं होता है। तो कुल मिला के पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फील्ड के बारे में जानना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो इस चीज़ को जाकर के गॉस का जो नियम है, गॉस लॉ, और इसके जो एप्लीकेशन है वहाँ पर हमने इसका कैलकुलेशन बाकायदे करवाया है कि जो पॉइंट ए हमारा अंदर का है, यहाँ पर जो फील्ड होती है ई बराबर ये होती है के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब। अब आज की डेट में देखो सेंटर से लेकर सरफेस तक के बीच में कहीं पॉइंट है तो वहाँ की फील्ड का परिवर्तन वेरिएशन ऐसे कुछ है। तो फील्ड अलग तरीके से वेरी करे और यहाँ पर फील्ड अलग तरीके से। समझ में आ रही बात? तो इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना होगा सेंटर से लेकर सरफेस तक के लिए। और ये जो है ना पुराना जैसा ही रिजल्ट हो गया कुल मिला के। तो देखो हमें क्या करना है, फिर से तरीका वही हमारे पास, डी वी इक्वल टू माइनस का ए इंटू डी आर पॉइंट ए एट पॉइंट ए पर हमें फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बताना ए के लिए जो डी वी है उसमें जो ई है, ई का फंक्शन क्या है भाई, के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डी आर, और इसका क्या किया जाए इंटीग्रेशन। अब एक रेफरेंस, चूँकि हमारे पास कैलकुलेशन कभी भी पोटेंशियल का नहीं होता, किसका होता, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पर क्या था हमारा इनफाइनाइट, कितना है पोटेंशियल जीरो। अब इनिशियल पॉइंट तुम इनफाइनाइट पर नहीं मानना कि इनफाइनाइट पर जीरो, फिर चूँकि जो इनिशियल पॉइंट है ना उसके अंदर जो पॉइंट होंगे ना वहाँ पर फील्ड का वेरिएशन और यहाँ से लेके यहाँ तक के फील्ड का वेरिएशन अलग तरीके से हो रहा। सरफेस के बाहर फील्ड अलग तरीके से वेरी कर रही है और सरफेस के अंदर फील्ड अलग तरीके से। तो रेफरेंस पॉइंट हम कहाँ पर माने, सरफेस पर कि इनफाइनाइट पर? तो कहाँ माना जाएगा, सरफेस पर। क्योंकि हम पोटेंशियल सरफेस के अंदर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सरफेस का पोटेंशियल पता है हमें कितना है, के क्यू बाई आर। तो हम इसको इनिशियल पॉइंट मानेंगे, इसको फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो लिमिट हमारी चली कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर, और कैपिटल आर का जो पॉइंट हमारा सरफेस बी कहाँ गया, उसको तुमने बी का पोटेंशियल वी बी और अंदर का पोटेंशियल वी ए। बताना क्या बनेगा भैया, डी वी का इंटीग्रेशन कितना वी, और इसका लिमिट चलेगा हमारा, अच्छा फाइनली यहाँ पर माइनस भी साइन होता है हमारा एक, है ना, माइनस का, है ना। तो माइनस यहाँ पर लिखो चाहे यहाँ लिख लो, कुछ भी गलत नहीं इसमें। तो वी बी वी ए नेगेटिव टाइम्स बराबर क्या लिखा भाई, के क्यू बाई कैपिटल आर की भी चीज़ तो कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल लो। और आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारा, देखो आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट चलेगी यहाँ पर क्या, लिमिट चलेगी कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ठीक है। इसी लाइन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, देखो के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब, और ये जो 2 है ना इसको बाहर निकाल लो तुम। ऊपर क्या बचा, देखो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। समझ में आ रही बात? इधर क्या लिख सकते हैं इसको, वी ए माइनस वी बी बोलो, लेकिन माइनस साइन बाहर है तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो इधर है माइनस और इसको प्लस कर लो, ठीक है। तुम्हें चाहिए क्या, वी ए चाहिए ना, तो चाहे तो एक काम करो, देखो ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करो। वी ए माइनस वी भी इधर रखो, और माइनस साइन अगर अंदर आप इस साइड भेजते हैं तो ये कैपिटल आर स्क्वायर पहले लिखा जाता है, स्मॉल आर स्क्वायर बाद में। तो हम इसको बराबर में क्या लिख लें बताना, के क्यू बाई 2 आर स्क्वायर क्यूब, हाँ क्यूब, चलो। और अंदर क्या बचा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वी भी तुमको पता है, भेज दो उधर। वी ए बराबर क्या, के क्यू बाई 2 आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस
वी बी कितना देखो के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, अब इसमें से तुम थोड़ा कलाकारी कर सकते हो, है ना। के क्यू बाई कैपिटल आर बाहर निकाल लो, के क्यू बाई कैपिटल आर ये बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा देखो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, और बाई में क्या बचेगा भाई, हाँ बोलो, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई में क्या 2r स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करो, देखो ये 2 मल्टीप्लाई करोगे 2r स्क्वायर और यहाँ पर क्या हमारे पास r स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर ऊपर बन जाएगा। अब ज़्यादा जगह है नहीं तो हम इसको यहीं पर सॉल्व कर ले रहे हैं। 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दैट इज 3r स्क्वायर बाई में 2r स्क्वायर। तो इसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, के क्यू बाई आर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा हमारा 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई क्या 2r स्क्वायर। और इसको शक्ल इसकी चेंज करनी है, तुम जो है ना आर स्क्वायर से डिवाइड कर लो, इंडिविजुअल है ना, तो इसकी शक्ल क्या बन जाएगी देखो वी ए बराबर मिलेगा हमें के क्यू बाई कैपिटल आर, अंदर क्या बचा देखो 3/2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। बहुत काम का रिजल्ट है ये। ठीक है, मेन जो रिजल्ट है ना इस केस का, वो सेंटर से जो पॉइंट हमारा अंदर कहीं है ना, वो ये वाला केस है। बाकी सरफेस पर के क्यू बाई कैपिटल आर, सरफेस के बाहर के क्यू बाई स्मॉल आर। तो ये जो रिजल्ट है ना बिल्कुल सिमिलर है पिछले वाले रिजल्ट के, लेकिन ये वाला थोड़ा सा डरावना रिजल्ट है। ठीक है, और इसका जो यूज है ना बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल करने में किया जाएगा भाई। अब इसमें इसको नोट कर लिया होगा। चलो अब इसमें देखो सेंटर के लिए इसी रिजल्ट से हम सेंटर का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं इस रिजल्ट से। ठीक है, एट द सेंटर। अब सेंटर पर स्मॉल आर कितना होगा भाई हमारा 0। ठीक है, सेंटर पर स्मॉल आर 0, तो इसको 0 करके चेक करो तो फाइनली क्या बन जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल एट सेंटर दैट इज, ठीक है सेंटर इससे है तो इसको ओ मान लो, कितना बन गया 3/2 के क्यू बाई आर। मतलब जो सेंटर का पोटेंशियल है ना हमारा वो 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस है। आप चाहो तो ऐसे लिख लो, पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट द सरफेस। सेंटर का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, और जैसे आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे पोटेंशियल घटता जाएगा। घटने का जो कहानी है सेंटर से लेकर सरफेस तक के बीच में, वो ये कुछ इस तरीके से चेंज होगा। और सरफेस पर ये आ जाएगा रिजल्ट। सरफेस के बाद घटने की कहानी कुछ अलग है। सेंटर से सरफेस तक कुछ इस तरीके से घटेगा और सरफेस के बाद कुछ ऐसे घटेगा। तो ग्राफ की शक्ल भी थोड़ा सा डरावनी टाइप आती है। ठीक है, इस शक्ल का जो ग्राफ है सेंटर से सरफेस तक का कुछ अलग तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है। अब इसकी शक्ल तुम्हें याद रखनी है। इसका जो ग्राफ होता है सेंटर का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा हमारा। और पोटेंशियल घटने की जो कहानी ना थोड़ा कुछ अजीब सी है। ठीक है, पोटेंशियल घटा 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 तो यहाँ पर घट करके के क्यू बाई कैपिटल आर हो गया। फिर इसके बाद क्या पोटेंशियल ये घटने का जो ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, ये पॉइंट आप मान लेना सरफेस का है। और सरफेस के बाद जैसे पहुँचोगे सरफेस से बाहर पोटेंशियल पैराबोला हाइपरबोला फॉर्म में ऐसे घटेगा। समझ में आ रही बात? ये पैरेलल टू आर, ये इसको टच नहीं कर रही है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना यहाँ का पोटेंशियल हमारा के क्यू बाई कैपिटल आर है। तो ये सेंटर का पॉइंट था, यहाँ का पोटेंशियल कितना 3/2 के क्यू बाई आर। और इसके बाद का जो पोटेंशियल का वेरिएशन है दैट इज वी रेसिप्रोकल ऑफ आर। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है ना ये याद कर लो। बाकी इसमें जो मैथमेटिक्स आपको सीखने को मिली है उसको भी आप देख लो अच्छे से।
चलिए इसको नोट कर लिया होगा। रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। बाहर का रिजल्ट तो सिंपल सा है, लेकिन सेंटर से सरफेस के बीच में कोई पॉइंट होगा जहाँ का पोटेंशियल कुछ ऐसा है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज़ करना है। अब इन्हें कि बार बार आपको डेरिवेशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा वो जेईई में सिंपल नहीं बनेगा। उसमें क्या ना कि 11वीं क्लास के फिजिक्स इन्वॉल्व करेगा, तो हम लोग बहुत बेसिक से चलकर इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, ताकि दोबारा कभी पोटेंशियल के टॉपिक में हमको डर महसूस ना हो, ठीक है। चलो सबसे पहले कुछ बेसिक से जो कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए वैसे टॉपिक तो ख़त्म करना चाहे तुम लोग ख़त्म कर सकते, इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं वैसे टफ, ठीक है। लेकिन कह रहे ना कि हर एक पॉसिबिलिटी ज़रा सा भी आपको ऐसा महसूस ना हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से जेईई या नीट के लिए बैठे हो ना, तो आपको हर टॉपिक अच्छे से कवर करवाया जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सिंगल टॉपिक के न्यूमेरिकल आप ये कहो कि सर ये जो है ना ये टॉपिक आपने जो है ना ऐसे बेवकूफ़ बना करके आगे बढ़ गए, ठीक है। अब चूँकि हम सुनने भी आपका नहीं आएंगे, क्योंकि है क्या कि हम लोग ऐसे तो लाइव इंटरेक्ट हो नहीं रहे, बट फिर भी हमें अपना जो एफर्ट है 100% डालना है कि भाई बच्चा अगर देख रहा है इस चीज़ को, तो कहीं पर वो ज़रा सा 1% का भी अपने अंदर डाउट ना क्रिएट करे कि यार साइंस जो है ना फालतू के जो टाइम है ना हमारे बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन की लैंग्वेज तो नहीं लिखवाएंगे, यहाँ पर हम बोलते जा रहे हैं, आप समझ जाना। क्वेश्चन लिखा होगा देयर आर 2 कंसेंट्रिक सेल्स, ठीक है। कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर कॉमन है। अंदर वाले की रेडियस मान लो R1 है और बाहर वाले की R2 है। चार्ज इस पे मान लो Q1 यहाँ पे Q2 है। ये 2 सेल है, कंसेंट्रिक सेल है। इसका सरफेस A, इसका सरफेस मान लो B। तो हमें यहाँ पर क्या ना कि अभी वैसे सीखना है कि जैसे मतलब बहुत बेसिक से, ठीक है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि सरफेस A का पोटेंशियल और सरफेस B का पोटेंशियल, ये लिखना आना चाहिए हमें, ठीक है। अब देखो जो सरफेस A का पोटेंशियल है वो Q1 भी बनाएगा और साथ में Q2 बनाएगा। Q1 कितना बनाएगा ये तुम जानते हैं। अगर पॉइंट सरफेस का है तो सरफेस का पोटेंशियल और सेंटर का पोटेंशियल बराबर रहेगा। ये पॉइंट A इस Q1 के लिए सरफेस के है और Q2 के लिए अंदर का पॉइंट है। जब सेल के द्वारा पोटेंशियल अंदर हो और चाहे सरफेस पर हो, दोनों को पोटेंशियल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो A का पोटेंशियल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ड्यू टू Q1 कितना, KQ1 बाई R1 प्लस Q2 का कितना भाई। अब इसके लिए अंदर का पॉइंट है ना, तो इसके लिए सेंटर से लेके सरफेस तक का पोटेंशियल सेम रहेगा। सरफेस का पोटेंशियल कितना, KQ2 बाई R2, ठीक है। अब सरफेस B का जब पोटेंशियल देखोगे ना, तो Q1 के लिए ये पॉइंट कहाँ निकल गया बाहर, और Q2 के लिए अभी भी कहाँ पर है, सरफेस पे। Q1 के लिए पॉइंट B हमारा कहाँ पर है, सरफेस पर, सरफेस के बाहर, सरफेस के बाहर है। और सरफेस के बाहर जब भी पॉइंट होगा हमारा, तो वहाँ पर हम रेडियस की जगह पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, है ना। तो KQ1 बाई R2 प्लस KQ2 बाई R2। अब तुमसे पूछा जाए कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कितना होगा, मान ले तो लिखना सीख गए हम लोग, है ना। अब 3 स्फीयर होते हैं, तो यहाँ पर Q1 का भी होता, Q2 का भी होता, Q3 का भी होता। B पर क्या होता, Q1 का, Q2, Q3 का, सबको ऐसे लिखते चले जाते हैं। मान लो इसमें क्वेश्चन तुमसे पूछा VA माइनस VB कितना होगा। अब सरफेस A का पोटेंशियल ज़्यादा है, रीज़न भाई ये चीज़ तो दोनों के लिए सेम है, डिफरेंस केवल किस में है, R1 और R2 में। तो R2 दिख रहा है साफ साफ कि R1 ज़्यादा, मतलब कि ये वाली चीज़ इससे कम हो गई ना। तो हमें ढूंढना है VA माइनस VB। तो आप देखो ये और ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो KQ1 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा भाई, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल जो डिफरेंस आया दो सरफेस का, उसमें केवल किस सरफेस का चार्ज है, अंदर वाले स्फीयर का कि बाहर वाले का, केवल अंदर वाले का।
तो आप एक लाइन यहाँ से कंक्लूजन के तौर पर निकाल सकते हैं कि जब दो कंसेंट्रिक सेल होंगी तो दो सरफेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आउटर सरफेस के चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, बाहर वाली सेल के सरफेस के चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? इनके बीच का जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होगा बाहर वाली स्फीयर के सरफेस के चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखना आप, ठीक है। आप इसको R2 माइनस R1/R1 गुणे R2 ऐसे लिख सकते हैं। अब इस लाइन पर पता है जेईई में इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। आप सुनोगे तो आपको हंसी आएगी, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे पास दो कंसेंट्रिक सेल हैं ये, ठीक है, और इस पे चार्ज कुछ मान लेते हैं +Q है, इस पर मान लो माइनस का 2Q मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब इनके रेडियस वगैरह कुछ दिया होगा, ठीक है। वैसे उसमें रेडियस वाला कुछ रोल था ही नहीं। उसने क्वेश्चन ये पूछा कि सरफेस ए और सरफेस बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब अंदर वाले पर Q बाहर वाले पर -2Q है तब ये जो डिफरेंस है वो कितना है, V के बराबर है। ये डिफरेंस V के बराबर है। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर हम बाहर वाले सरफेस के चार्ज को -2Q की जगह पर -4Q कर दें, मतलब अगली लाइन ये थी, वही दो बोले अंदर वाले के चार्ज में कोई छेड़छाड़ नहीं करना तुम्हें, और बाहर वाले के सरफेस का चार्ज है ना उसको -4Q कर दो। अब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका वैल्यू कितना होगा, तो ये बात यहाँ पे दिख रही है ना, आउटर सरफेस के चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। जो बाहर वाली सेल होगी आउटर सेल के सरफेस के चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। अब इसको तुम -2Q करो, -4Q कर दो, 0 कर दो, कुछ भी कर दो, दुनिया पलट दो, कुछ भी कर दो, इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पर इस चार्ज का कोई रोल नहीं होता। मतलब इस केस का भी आंसर कितना रहेगा, V' बराबर V ही रहेगा। अब जेईई में क्वेश्चन आया हुआ था और क्वेश्चन की लैंग्वेज ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं मतलब कि क्वेश्चन 2 लाइन का था, क्वेश्चन कम से कम मान लो आधे पेज का था वो, ठीक है। अब बच्चा पहली बार क्वेश्चन पढ़ा तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं जानता है और कैलकुलेट भी करना शुरू कर दिया, कैलकुलेट किस चीज़ का करेगा भाई, कैलकुलेशन किसका करेगा, ठीक है। अब कैलकुलेट भी किया, आंसर मान लो उसका सेम आ रहा, तो उतना कैलकुलेशन करना है क्यों? तुम्हें जब पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बाहर के सेल के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम इसको 2Q जगह पर 4Q करें, 6Q कुछ भी करें, पोटेंशियल डिफरेंस वो इंडिपेंडेंट है चार्ज से, ठीक है। चलो इसको नोट करो जल्दी से।